इस बीच पश्चिम एशिया संकट की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी का असर अब थोक महंगाई के आंकड़ों पर दिखने लगा है। अप्रैल के दौरान थोक महंगाई 42 महीने के ऊपरी स्तर 8.3% पर पहुंच गई। इससे पहले मार्च में ये दर 3.88% थी। अप्रैल के दौरान कच्चे तेल की महंगाई में 88% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही में कुछ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की भी महंगाई बढ़ी है। इस वजह से थोक महंगाई दर में ये उछाल देखने को मिला है। सर, ये जो नंबर सामने आए हैं, क्या कुछ अंदर आंकड़े बता रहे हैं? और सबसे बड़ा जो कंसर्न है कि क्या वो आगे चल करके जो रिटेल इन्फ्लेशन है अब उसको भी प्रभावित करेगा और रिटेल इन्फ्लेशन अब बढ़ती हुई दिखाई देगी? ये बड़ा सनसनीखेज आंकड़ा है विपुल जी। अब मार्च की महंगाई थी केवल 3 थोक महंगाई थी केवल 4% से नीचे 3.9% के आसपास थी, और अप्रैल में अचानक 8.30% हो गई। ये जिस बात को हम लगातार आपको बोनस पॉइंट में दर्शकों को बता रहे हैं, ये वो असर है युद्ध का जो अब सामने दिखने लगा है। जो लोग लगातार बोनस पॉइंट देख रहे हैं उनको हमने बताया था कि सिर्फ एक महीना बीतने दीजिए, 1-1.5 महीना बीतने दीजिए और इसका असर महंगाई पर दिखाई देने लगेगा। जब महंगाई के इस आंकड़े को आप भीतर से खोलें तो आपको दिखाई देता है कि ये शॉक काफी बड़ा और काफी व्यापक है। और इसलिए जब पिछले हफ्ते भी हमने कहा था कि जो अगली तिमाही है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने जा रही है। इसकी बुनियाद, इसके संकेत इस आंकड़े में दिखाई देते हैं। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, मंथली आधार पर इतनी तेज बढ़ोतरी बेहद सरप्राइजिंग है। जबकि अभी हम कुछ महीने पहले तक, 1-2 महीने पहले तक एक डिफ्लेशनरी ट्रेंड देख रहे थे डब्ल्यूपीआई में। सिर्फ एक महीने के युद्ध ने भारत की इन्फ्लेशन को लगभग 4% से बढ़ाकर 8% पर पहुंचा दिया। सबसे बड़ी बढ़ोतरी 88% क्रूड में है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी अभी नहीं हुई है, उससे पहले क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी का असर यहां दिखाई दे रहा है। एलपीजी में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी जिसका असर हमें दिखता है। दूसरी चीज यह है कि फ्यूल पावर का हिस्सा, मतलब ईंधन का हिस्सा और कच्चे तेल और क्रूड की जो महंगाई है उसका सबसे बड़ा असर इस पर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात इन आंकड़ों के भीतर जाके हमें दिखाई देती है विपुल जी, कि यह महंगाई केवल फ्यूल तक सीमित नहीं है। इसके साथ दो और बड़े ग्रुप हैं, केमिकल्स का और मेटल्स का। इनमें बड़ी महंगाई दिखाई दे रही है। ये दिखाई दे रहा है जो बेसिक मेटल की इन्फ्लेशन है वो 7% है। अब आप इसको जरा बड़ी तस्वीर में फैलाकर देखिए कि अगर थोक महंगाई में 7% बेसिक मेटल की इन्फ्लेशन है तो वो सारे उद्योग, वो सारे कारोबार जो मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए आने वाले दिनों में महंगाई कितनी बढ़ने वाली है। ठीक इसी तरह केमिकल प्रोडक्ट्स की इन्फ्लेशन 5% से ऊपर है। केमिकल्स की बड़ी सप्लाई प्रभावित हुई है होर्मुज बंद होने से, और इस युद्ध के कारण वो धीमे धीमे महंगाई के तौर पर अब बैठ रही है और फैल रही है आने वाले महीनों के लिए। इसके अलावा जो क्रूड की और कच्चे तेल की महंगाई वो तो आपके सामने है ही। डब्ल्यूपीआई का फूड इंडेक्स थोड़ा उस हिसाब से उतना बढ़ता हमें नहीं दिखाई दिया। यहां फूड इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई के भीतर जो फूड इन्फ्लेशन होती थोक मूल्यों के भीतर, वो करीब 2% के आसपास दिखाई दी है। मार्च के बराबर ही है, मार्च से थोड़ी ऊपर गई है। जबकि हमने खुदरा महंगाई में का आंकड़ा जो एक दिन पहले आया था उसमें खाद्य महंगाई में बड़ी बढ़ोतरी देखी थी। अब जरा कर से देखिए कि इसका असर रिटेल महंगाई में कैसे जाएगा। जो आपने पूछा विपुल जी कि जो सीपीआई डब्ल्यूपीआई के इंटरेक्शंस होते हैं वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन 2026 में के अप्रैल 2026 में जो हमारे पास आंकड़े आए थे उसमें हेडलाइन करीब 3.5% के आसपास थी और फूड 4.2% के आसपास थी, जब जो कि आरबीआई के कंफर्ट जोन में है। लेकिन अप्रैल की ही खुदरा महंगाई 8% से ऊपर निकल गई। अब ये जो 8% की महंगाई यहां और 3.5% की महंगाई वहां है, इसको इस तरह से समझिए कि हमेशा थोक महंगाई एक लैग इफेक्ट के साथ 1 से 1.5 महीने के असर के बाद खुदरा कीमतों में दिखाई देती है। और यही सबसे बड़ी चिंता है कि जो एनर्जी की कीमतें, जो मेटल की कीमतें, जो केमिकल की कीमतें और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी हमें खौलती हुई, मतलब महंगाई खौल रही है। अगर थोक आंकड़े को देखा जाए तो उसके अंदर जो आपको खौलती महंगाई दिख रही है, इसका असर हमें बेहद जबरदस्त ढंग से बढ़ती हुई खुदरा महंगाई में अगले महीने दिखाई देगा। यानी जब हमारे पास मई का आंकड़ा आएगा जून में तो हमें वहां एक बड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। और यही वो स्टैगफ्लेशन का पैराडॉक्स है, पूरी दुनिया के कई बाजारों में भी हमें ये दिखाई दे रहा है। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए, तो आरबीआई के लिए तो बेहद बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुझे लग रहा है इन आंकड़ों को देखकर कि मई की महंगाई आरबीआई के कंफर्ट जोन में जो 4 से 6% का कंफर्ट जोन है उसके बीचों बीच पहुंच जाएगी, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन 4% तो पहुंच ही गई है खुदरा महंगाई में। तो अगर 5% के आसपास तक की या 4.5% के आसपास की खुदरा महंगाई हमें दिखाई देती है तो फिर यहाँ से पूरा नैरेटिव
ब्याज दरों को लेकर, अर्थव्यवस्था में कीमतों को लेकर, ग्रोथ को लेकर बदलता दिखेगा। तो इसलिए ये थोक महंगाई का आंकड़ा निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सरप्राइज है और ये बता रहा है कि देखिए युद्ध ने क्या बदल दिया एक महीने के भीतर। बिल्कुल, और जब ये पूरा युद्ध शुरू हुआ था तभी हमने जो है बाकायदा चार्ट के माध्यम से आपको बताया था किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में महंगाई प्रभावित हो सकती है, महंगाई जो है बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये देखिए इस चार्ट में हमने आपको बताया था क्रूड ऑयल 88.6% निर्भरता है, एलपीजी 60%, प्राकृतिक गैस 50%, यूरिया 20-25%, डीएपी 50%, पोटास 100%। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन्होंने महंगाई का जो नंबर्स आप सीधे 3.5% से 8.25% देख रहे हैं, ये वो बड़ा कारण है जहाँ की अभी नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो जो अगर आप बोनस पॉइंट के साथ बने होंगे तो ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं लग रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करेंगे, या अंशुमान सर से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अंशुमान सर, अगली खबर पर जाएं। ये काफ़ी पहले हम लोगों ने बता दिया था सर। हाँ, और इसमें एक चीज और ध्यान रखना जरूरी है विपुल, की हम अगली खबर पर जाएं कि ये आंकड़ा अभी पेट्रोल डीजल की कीमतों से बढ़ोतरी से पहले का है। जो आपको महंगाई का आंकड़ा दिख रहा है 8% की महंगाई का, थोक महंगाई का आंकड़ा, यहां से अब ये बिल्कुल तय है कि सरकार को आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में, खुदरा कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी करनी ही होगी। और ये बढ़ोतरी आने के बाद आप महंगाई का इतना बड़ा विस्फोट देख सकते हैं आने वाले दिनों में, जो बड़ा बेहद सरप्राइजिंग है, क्योंकि ये जंप ही मुझे सरप्राइज कर रहा है 3.5% से 8% का। दूसरी चीज ये कि महंगाई का आंकड़ा खरीफ के सीजन की शुरुआत से पहले आया है, जहां एल निनो का असर हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सरकार ने देखिए अभी चीनी के निर्यात में पाबंदी लगाई है। तो अगर आप निवेशक हैं और आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, बॉन्ड मार्केट में निवेश करते हैं, आरबीआई के फैसलों पर नजर रखते हैं, तो ये दो चीजें बेहद गंभीरता से समझने की कोशिश करिए कि अगली तिमाही में भारत की औसत महंगाई दर क्या होगी। आंकड़ों में, सरकारी आंकड़ों में, वास्तविक महंगाई तो हमेशा जो कागजी महंगाई उससे बेहद अलग होती है। जो आप महसूस करते हैं महंगाई और जो महंगाई कागजों में दिखती है वो अलग है। पर कागजों की महंगाई बाजार को, ब्याज दरों को, आरबीआई के फैसलों को प्रभावित करती है। और इसलिए अब सबकी निगाहें आरबीआई की अगली मौद्रिक नीति बैठक पर होंगी कि आरबीआई क्या कहने वाला है। क्योंकि हमने अपने पिछले दिनों के कार्यक्रम में बताया था कि आरबीआई ने इस साल के लिए 4.5% के आसपास की महंगाई दर मानी थी, लेकिन यहां जब थोक महंगाई अप्रैल के महीने में ही 8% से ऊपर निकल गई है, तो तय मानी है कि इस साल महंगाई के आकलन आरबीआई के बदलेंगे और जिसका असर हमें बॉन्ड डील्स पर और तमाम चीजों पर दिखाई देगा।